कुछ साल पहले सुरेश की माता का देहांत हुआ था। तब उन दोनों ने गांव वालों से और जमींदार से कर्ज लेकर अपनी माता का इलाज करवाया था। तोड़ दो इन दोनों का घर। ठेकेदार के गुंडे सुरेश और कविता का घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है। आप सही कह रहे हो जी, इन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, माँ की आखिरी निशानी तक छीन ली। दूसरे गांव में जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गरीब की जादुई घास का घर। चंदनपुर गांव में सुरेश और कविता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। कुछ साल पहले सुरेश की माता का देहांत हुआ था। तब उन दोनों ने गांव वालों से और जमींदार से कर्ज लेकर अपनी माता का इलाज करवाया था। लेकिन अब जमींदार उन्हें पैसों के लिए परेशान करने लगा। पैसे न देने पर उन दोनों के पास जो भी था सब अपने नाम करवा लिया। जमींदार अपने पैसे लेने सुरेश के घर जाता है। जमींदार साहब, कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए, मैं कैसे भी करके आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझ पे विश्वास करिए। नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता। सुन लो तुम दोनों, तुमने पूरे गांव वालों से कर्ज लिए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। तुम्हारा सामान और घर बेचकर मैं गांव वालों के पैसे चुकता करूंगा और बाद में अपना भी भरपाया करूंगा। तुम दोनों निकल जाओ इस गांव से, समझे? इस तरह से जमींदार ने उन दोनों को अपने घरों से बेघर कर दिया। वह दोनों अब बहुत परेशान हो गए और अपने घर के कुछ सामान लेकर गांव से बाहर जाने लगे। माँ की निशानी एक घर ही तो बचा था, इन लोगों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूँ तो क्या करूँ? आप सही कह रहे हो जी, इन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, माँ की आखिरी निशानी तक छीन ली। दूसरे गांव में जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दुखी होकर सुरेश और कविता काफी देर से चल रहे थे। कविता चलते चलते बहुत थक गई थी। तभी वह सुरेश से कहती है, सुनो जी, हम दोनों सुबह से चल रहे हैं और जोर से भूख भी लगी है। हम दोनों कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। बस थोड़ी देर और चलना है। वहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हमें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन जी मुझे चक्कर आ रहे हैं और पाँव में चप्पल न होने के कारण पैर में छाले भी पड़ रहे हैं। रुक जाइए ना प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ पर एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए। वहाँ रुक के बचा कुचा खाना खा लेंगे। सुरेश और कविता उस गांव के थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। हमारे पास ये तो 4 सूखी रोटियां ही बची हैं। अगर ये भी खत्म हो गई तो हम और भोजन कहाँ से लाएंगे? ऐसा मत बोलो तुम, हम थके हैं पर हारे नहीं। देखना, हम मेहनत करके जरूर जीतेंगे। सुरेश और कविता अपने पास रखी रूखी सूखी रोटियां खा लेते हैं और वहीं बैठे थोड़ा आराम करने लगते हैं। तब सुरेश की नज़र वहाँ पास बन रहे एक घर पर पड़ती है, जहाँ ठेकेदार अपने गरीब मजदूर से काम करवा रहा था। कविता, वो देखो, वहाँ पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद वहाँ हमें कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए जी, मैं पीछे से ही आती हूँ। सुरेश उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूर से कह रहा था, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सब बहुत आराम आराम से काम कर रहे हो। अगर तुम लोग इसी तरह से काम करते रहे फिर तो अगले 10 जन्म तक मकान नहीं बन पाएगा। क्या चाहते हो आप? हम खाना पीना भी ना करें क्या? खाना खाते टाइम भी टोक देते हो, पानी पीते टाइम भी टोक देते हो। कोई ठेकेदार अपने मजदूर के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है। कोई और मजदूर मिल ही नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों से मैं कभी काम नहीं करवाता, निकाल देता तुम्हें यहाँ से। अरे अगर इतना ही ताव है तो रख लो ना दूसरा मजदूर, हमारे पर भी किसी काम की कमी नहीं है। हम जाकर कहीं और काम कर लेंगे, जहाँ हमारी इज्जत नहीं वहाँ हम काम नहीं करते। ऐसा कहकर ठेकेदार के मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर सुरेश अपने मन में सोचता है, ये अच्छा मौका है, अब मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। सुरेश मौके का फायदा उठाकर ठेकेदार के पास जाता है और ठेकेदार से कहता है, नमस्ते ठेकेदार साहब, अगर आप कहें तो इस घर को बनाने के लिए मजदूर का काम मैं कर लूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठेकेदार अपने मन में कुछ सोचता है और फिर कहता है, क्या तुम ये काम कर लोगे? मैं पहले ही कह देता हूँ कि यहाँ पे आलस नहीं चलेगा। उसकी आप चिंता न कीजिए
ठेकेदार साहब, मैं सारा काम अच्छे से करूँगा। ठीक है, तुम अभी से काम शुरू कर दो। बड़ी कृपा होगी आपकी ठेकेदार साहब, बस आप हमारे रहने और खाने का इंतजाम कर दीजिए। बस इतनी सी सिफारिश है आपसे। तुम चिंता मत करो, उन सब का इंतजाम मैं करवा दूंगा। तुम बस मन लगाकर मेरा काम करो। ठेकेदार को अच्छा सौदा मिल गया। उसने सुरेश की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने पास काम पर रख लिया। दोनों को एक जंगल के किनारे झोपड़ी दे दिया। सुरेश कविता के साथ उस झोपड़ी में रहने लगा। देखा कविता तुमने, मालिक कितने अच्छे हैं, उनके वजह से हमारे भी अच्छे दिन आ गए। आपने सही कहा जी, कल मैं भी आपके साथ मजदूरी करने चलूंगी और दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। तब से सुरेश और कविता दोनों मिलकर ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगते हैं। उन्होंने 1 महीने के अंदर ही वह पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। उसके बाद दोनों अपने हक के पैसे लेने ठेकेदार के पास गए, लेकिन ठेकेदार साफ मुकर गया। उसने कहा, कैसे पैसे? मैंने कब कहा कि तुम्हें पैसे दूंगा? तुम्हारे खाने और रहने का इंतजाम कर दिया, उसके बावजूद भी तुम्हें पैसे चाहिए? ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है, कृपया करके हमें हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ ठेकेदार साहब, हम पर मेहरबानी कीजिए और हमें हमारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। तुम दोनों चाहे मेरे आगे कितना भी रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। और हाँ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास और भी मजदूर हैं, तो वो झोपड़ा मुझे उन्हें देना है। सुरेश और कविता ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसा न होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद कविता ने कहा, हमारी किस्मत ही खराब है जी, ना जाने हमने कौन सा पाप किया है जो हमें ये सजा मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों ही करता। अब तो ना खाने को खाना है और ना रहने को घर। कुछ दूर चलने के बाद सुरेश और कविता ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे कुछ जंगली कुत्ते परेशान कर रहे थे। वह दोनों जाते हैं और कुत्तों को मारकर भगाते हैं। तुम दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तभी सुरेश उस बुढ़िया को सारी बात बताता है और कहता है, हमारे पास तो रहने का घर भी नहीं है, इसलिए इस जंगल में भटक रहे हैं। तभी बुढ़िया उन्हें एक हरी घास से बना एक घर देती है। वह एक मायावी बुढ़िया रहती है। वह कहती है, यह एक हरी घास का घर है, देखने में बेशक कमजोर लग रहा है पर बहुत मजबूत है, और यह घास का घर जादुई है। तुम दोनों इससे कुछ भी मांग सकते हो, ये तुम दोनों की सारी इच्छा पूरी करेगा, साथ ही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। अब सुरेश और कविता की जीवन में खुशियाँ आ गई। अब वह दोनों वह घास के जादुई घर में ही रहने लगे। देखते ही देखते दोनों ने गांव में एक छोटा सा कारोबार भी कर लिया। ये सब कुछ उस मायावी बुढ़िया के वजह से हुआ है। हम कितना परेशान थे, पर अब देखो पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही चर्चा है। इसलिए कहते हैं जी, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सुरेश और कविता के उस जादुई हरे घास के घर की बात उस ठेकेदार को पता चल जाता है और वह अपने गुंडों को लेकर उनके पास जाता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, जो मेरी मर्जी के बिना तुम दोनों यहाँ रह रहे हो? मैं तुम दोनों का यह घर तुड़वा दूंगा, समझे तुम दोनों? तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, कपटी ठेकेदार। है औरत, तुम गाली किसको दे रही हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। तोड़ दो इन दोनों का घर। ठेकेदार के गुंडे सुरेश और कविता का घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये देखकर ठेकेदार घर तोड़ने खुद आगे बढ़ता है। उसको भी बिजली का झटका लगता है तो वो भी दुम दबाकर भाग जाता है। तो यह देखकर सुरेश और कविता खूब हंसते हैं और उस दिन के बाद अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप लोग। वीडियो कैसा लगा? आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट करें। मैं मिलती हूँ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।